दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो जो सीजी सेट एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट भी कह लें और सॉल्व पेपर भी कह लें, जैसा भी कहें, क्योंकि आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं तो प्रैक्टिस हो जाएगा। और ये सॉल्व पेपर इसलिए क्योंकि ये सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया पहला पेपर है, ध्यान रखिएगा, जनरल पेपर, जिसको आप ऑल सब्जेक्ट जितने भी 19 सब्जेक्ट के देने वाले हैं सभी को आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मतलब सभी के लिए पेपर होगा, जनरल पेपर सभी के लिए होता है, तो ऑल सब्जेक्ट के लिए काम आएगा। आज हम देखेंगे, इसमें 50 क्वेश्चन रहता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जनरल पेपर है। सब्जेक्ट कोड भी देख सकते हैं आप, ये 9210 TFUGNELG1 सेट ए है ये। और यहाँ देखिए जनरल पेपर लिखा हुआ है, ये नीचे देखिए जनरल पेपर, ये सबको देना होता है। और ये 2019 में पूछा गया था सीजी व्यापम के द्वारा। इसके बाद 2018 हम करेंगे, तो ये सारे लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। यहाँ देखिए 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, तो आज जनरल पेपर कर रहे हैं, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबको ये क्वालिफाइंग के लिए बहुत ज़रूरी है। सबको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना पड़ेगा सभी सब्जेक्ट वालों को। तो सब सब्जेक्ट के लिए एक ही पेपर है ये। आज सेट ए का हम जो है क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2019 का, क्योंकि किस तरह से पहला क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है ये हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े हैं और सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह से वीडियो सॉल्व पेपर का और जीके जीएस अध्ययन की तैयारी का आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये है जनरल पेपर, सामान्य प्रश्न पत्र फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सीधा आंसर देखेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन है। 2 स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 778 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी के बीच की दूरी 84 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करती है और वापस बी से ई 56 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से आती है। उसकी पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा? तो देखिए मैथमेटिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर केवल देखते हैं, अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम लोग, केवल आंसर देखेंगे। तो 67.2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। मैं छात्रावास अधीक्षक एग्जाम का तैयारी कराया हूँ, उसमें भी कुछ क्वेश्चन मैं मैथमेटिक्स का हल कराया हूँ, वहाँ जाके आप सॉल्व कर सकते हैं गणित के लिए। और दूसरी बातें, आप असिस्टेंट भर्ती परीक्षा तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिया हूँ वीडियो में, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2024-25 करके उसमें जा करके पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं 2018-19 दोनों का। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, श्रेणी पूर्ण करने हेतु रिक्त स्थान को भरें। ये आपके रीजनिंग और गणित से संबंधित क्वेश्चन है। 28 को 84, 112, 196, 308, 504। इसके बाद क्या आएगा? तो ये 812 आएगा। ये मैथमेटिक्स में बाद में आप जो है इसको डिटेल करेंगे। ये क्वेश्चन बस देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। 500 संख्या वाले एक कस्बे में 285 हिंदी बोलने वाले, 212 मराठी बोलने वाले, 127 अंग्रेजी बोलने वाले, 20 हिंदी अंग्रेजी और मराठी नहीं बोलने वाले, 29 हिंदी और मराठी और अंग्रेजी नहीं बोलने वाले, 35 अंग्रेजी और मराठी पर हिंदी नहीं बोलने वाले, तथा शेष 50 इनमें से एक भी भाषा नहीं बोलने वाले लोग हों, तो कितने लोग इन तीनों भाषाओं के केवल एक भाषा बोलने वाले लोग हैं? ये भी मैथमेटिक्स का है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें 321 जो है सही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी जो है बाद में मैथमेटिक्स जब बनाऊंगा तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको वहाँ करा दूंगा मैथमेटिक्स चैप्टर में, जब हम देखेंगे आगे देखेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, रूटर्स के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? देखिए निम्न में से कौन सा सही है, तो ये डी तक तो क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ से यहाँ तक कूट में आंसर है, तो सही आंसर हमको लेना है। तो यहाँ चलिए देखते हैं, रूटर बहु नेटवर्कों को जोड़ता है? बिल्कुल नहीं आएगा ये। रूटर केवल वायर्ड यंत्रों के लिए नेटवर्क संयोजन की सहूलियत देता है, ये आ जाएगा आपका। नहीं, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये सही नहीं है। बी, ए और बी दोनों नहीं आएगा। आगे देखते हैं, रूटर कंप्यूटरों को आईपी एड्रेस देता है, ये सही है। अब इसके बाद देखते हैं, रूटर आईपी एड्रेसों का निकाय देता है रूटर में, ये भी सही है। तो देखिए सी, डी और रूटर बहु नेटवर्कों को जोड़ता है, ए भी सही है। तो यहाँ पे सी, डी और ए सही आंसर होगा, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी सामान पर एक उत्पादक खुदरा मूल्य पर 36% छूट देता है और उसे 8.8% लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि छूट को 24% कम कर दिया जाए? तो यहाँ पे देखिए 49.6% आएगा। इसका डिटेल हम जब मैथमेटिक्स का क्लास आएगा छात्रावास अधीक्षक का, उस समय मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा इसका। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्न को सुमेलित कीजिए।
6वें नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, ये 6वें नंबर का क्वेश्चन, इसमें कूट दिया गया है, कूट के हिसाब से हमें आंसर लेना है। तो यहाँ देखते हैं, चलिए शब्दाजाल, देखिए शब्द जाल, ये जो है क्या होगा, अपरिचित शब्द तकनीक, ए का सेकंड हो जाएगा। फिर बी का देखते हैं भौतिक अवरोध, ये भौगोलिक दूरी, बी का 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं सी का हो जाएगा अभिव्यक्ति अनुरोध, ये परिवर्तन के प्रति विरोध, ये आ जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं डी का हो जाएगा भावनात्मक बुद्धिमत्ता, संप्रेषण की प्रभावशीलता, ये आ जाएगा। और मनोवैज्ञानिक अवरोध, ये होगा आपका क्रोध, मनोवैज्ञानिक अवरोध क्रोध, सी डी ई का आ जाएगा 1। तो इस तरह से ऑप्शन किसमें देखने को मिलता है, ए का सेकंड है, बी का 5, सी का 4, डी का 3 और ई का 1। तो ये सी में देखने को मिलता है, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 6वां का सी। आगे देखते हैं 7वां नंबर, इनमें से कौन सा अनुसंधान परिकल्पना नहीं है। तो देखिए परिकल्पना नहीं है, इनमें से कौन सा तुलनात्मक परिकल्पना, ये है शून्य परिकल्पना, ये भी है अंतर कार्यात्मक परिकल्पना, ये जो है अनुसंधान परिकल्पना नहीं है। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, सी आएगा। चलिए 8वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8वां नंबर का क्वेश्चन है एनारोबिक, देखिए एनारोबिक डाइजेशन बायोमास को परिवर्तित करता है, तो ये क्या करता है, मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, कथन है साहित्यिक चोरी न तो नागरिक न ही आपराधिक अपराध है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, कथन है साहित्यिक चोरी गैर कानूनी है, कथन थर्ड है साहित्यिक चोरी अनैतिक है। देखिए ये कथन फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो सही आंसर लेना है हमको। यहाँ पर कथन थर्ड और कथन फर्स्ट सही है, कथन थर्ड जो है ये साहित्यिक चोरी अनैतिक है, थर्ड आएगा बिल्कुल। और कथन फर्स्ट जो है साहित्यिक चोरी न तो नागरिक नहीं आपराधिक अपराध है, थर्ड और सेकंड नहीं आएगा। तो थर्ड और फर्स्ट सही है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 9 का सी। चलिए आगे देखते हैं 10वां नंबर का क्वेश्चन, इनमें से किसको अप्रायोगिक अनुसंधान में नहीं डाला जा सकता। तो किसको नहीं डाला जा सकता, क्षेत्र अध्ययन इसको डाला जाता है, क्षेत्र प्रयोग ये भी आएगा, घटना अध्ययन को नहीं डाला जा सकता। तो सही आंसर हो जाएगा घटना अध्ययन, 10 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर का, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। स्मृति स्तर नहीं आएगा, बोध स्तर, तुलनात्मक स्तर, शिक्षण स्तर नहीं है। कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, तो तुलनात्मक स्तर सी। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्रम सही क्रम है 12वां नंबर का। तो देखिए ज्ञान, बोध, विश्लेषण, संश्लेषण, उपयोग, मूल्यांकन, ये नहीं आएगा। ज्ञान, फिर बोध, फिर उपयोग, बिल्कुल सही, फिर विश्लेषण होगा, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन होगा। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 12वें का। 13वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 से 17 तक निर्देश। देखिए 13 से 17 तक का निर्देश दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो जनरल पेपर सबके लिए एक होगा, उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का और जीके टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 4 देशों PQR तथा एस का हथियारों पर खर्च कुछ वर्षों में $मिलियन में नीचे दर्शाया गया है। देखिए $मिलियन में नीचे दर्शाया गया है। पी जो है देखिए एक तरफ $मिलियन में दिया है खर्च और दूसरे तरफ दिया है, देखिए आगे यहाँ पे वर्ष दिया है, जैसे 2012 में कितना था, 13 में। यहाँ पे देखिए पी का ये डैश करके दिखाया है, ये जो डैश है ये पी का है, क्यू का लाइन से बताया गया है, यहाँ पे सूचक दिया है, आर का इस तरह से थोड़ा ऐसे स्प्रिंग टाइप का ये दिखाया है और एस का ये वाला लास्ट में दिखाया है। तो इसको अब हमको देखना है उत्तर के लिए। अब क्या कहा जा रहा है, देखिए यदि मान लिया जाता है कि जो देश हथियारों पर अधिक निवेश करता है वह असुरक्षित महसूस करता है, विदेशी मुद्रा की कमी होती है, राजनीतिक अस्थिरता का सामना करता है, पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बिगड़ते हैं और आर्थिक प्रगति बाधित होता है, तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए आप। चलिए आगे देखते हैं 13वां नंबर। इसी डायग्राम के आधार पर ये 13 से 17 नंबर तक क्वेश्चन पूछा गया है, तो डायग्राम अच्छे से अध्ययन करेंगे। 2012 से 18 के दौरान किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक बाधित हुई है। तो देखिए अब हम देख के समझते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम देखिए आप, किस देश की सबसे ज़्यादा बाधित हुई है।
तो ये PQRS, ये जो लाइन 4 दिख रहा है, 1 2 3 और ये 4 है, ये चारों PQRS को दिखाता है। और कौन सा देश का पूछा जा रहा है तो ये ग्राफ से हमको पता चलेगा। तो चलिए बार बार स्किप तो नहीं कर सकते, यहाँ पे सीधा सीधा आंसर देखते हैं। 13वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे क्यू का हुआ है। किसका हुआ है? क्यू का। तो ये जो है बी सही आंसर होगा। इसको आप डायग्राम को देखते रहेंगे तब बनेगा। अगला है, कौन सा देश 2012 से 15 के दौरान सबसे अधिक विदेशी मुद्रा खोया है? 14वें नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे CR ने खोया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप पीछे जा कर के R। तो देखिए ये वाला जो है, ये वाला R, जैसे ये वाला है, ये जो लाइन दिख रहा है आपका, ये वाला R है, मतलब ये कहा जाए ये R है। तो सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा किसने खोया है? तो इसका ग्राफ में हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा किसने खोया है? R ने खोया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जैसे 2017 में देखें तो ये गया है यहाँ पर टॉप पर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ आपके ग्राफ पर जा कर के देख सकते हैं। अगला है 15वां नंबर का क्वेश्चन। ये कौन सा देश 2014 से 17 के दौरान सबसे अधिक राजनीतिक अस्थिरता का सामना किया है? तो फिर वहीं जाएंगे तो मैं सीधा सीधा आंसर पर चर्चा करते हैं हम लोग। R आएगा, 15 का R होगा। फिर 16वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2012 से 18 के बीच किन वर्षों में सभी 4 देश एक को छोड़कर हथियारों पर खर्च बढ़ाया है? तो अब देखिए 16वां नंबर का क्वेश्चन, तो 2016 और 18 में। चलिए ग्राफ में जाकर के आप देख सकते हैं सीधा सीधा 2016 और 18 में ऑप्शन देखिए यहाँ पे 2016 और ये 18 में सभी ने लगभग देखेंगे तो हथियारों पर खर्च जो है इस तरह से बढ़ाया है। तो ये ग्राफ से आप देख सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया था, क्योंकि फाइनल मॉडल आंसर के साथ आंसर देख रहे हैं हम लोग। अब ये है केवल दृष्टि बाधित उम्मीदवारों के लिए है, ये जो दृष्टि बाधित है उनके लिए है, बाकी हमारे लिए नहीं है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए सभी वैज्ञानिक अनुसंधानों का आधार है। अगला क्वेश्चन है, सभी वैज्ञानिक अनुसंधानों का आधार क्या है? तो देखिए प्रतिवेदन लेख नहीं, शोध विकल्प नहीं, उपकल्पनाओं का निरूपण नहीं, संप्रत्ययों का परिभाषित करना। संप्रत्ययों को परिभाषित करना, ये सही है। 18वां का डी करेक्ट होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, कूट के आधार पर हमें सही आंसर देना है। 19 नंबर का क्वेश्चन चलिए देखते हैं। शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है, बिल्कुल सही है, यही से आंसर निकालते चलेंगे। और शिक्षक एक क्या है? सामाजिक क्रिया है। अब चलिए देखते हैं, शिक्षक एक व्यक्तिगत क्रिया है, नहीं। शिक्षण अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, ये भी नहीं। और अधिगम एक व्यक्तिगत क्रिया है, बिल्कुल सही। तो 2 ऑप्शन है, ए और डी जो है आपके सही आंसर आएंगे। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 19वां नंबर का बी में दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं। उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन है ए ओम तर्क आर पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन ये है, शिक्षण प्रभावशीलता को विशेष संदर्भों में परिभाषित किया जाना चाहिए। तर्क है, प्रभावकारी शिक्षकों को अपने विषय पर अच्छा अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए सही आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सत्य है। आर ए के लिए पर्याप्त तर्क प्रस्तुत नहीं करता, तो बी में ऑप्शन दिख रहा है आपका, तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 21, सीखने से क्या होता है? 21 नंबर का क्वेश्चन। बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है, बिल्कुल नहीं, ये तो होता ही नहीं। बुद्धि लब्धि तो एक फिक्स है। तो 21 का व्यवहार में परिमार्जन होता है, बिल्कुल सही। सीखने से व्यवहार में परिमार्जन होता है, तो बी जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा 21 का बी। 22 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन एक अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है कह रहा है? अब चलिए देखते हैं। विषय वस्तु की ठोस जानकारी, ये अच्छे शिक्षक की विशेषता है। अच्छा संप्रेषण कौशल अच्छे शिक्षक की विशेषता है। पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने में विद्यार्थियों की सहायता, ये भी अच्छे शिक्षक की विशेषता है। लेकिन नहीं है पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहीं पे देखना है आपको। विद्यार्थियों को कक्षा नोट्स बनाने में सहायता करना, ये अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बोधन है, इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िए, इसके हिसाब से हमें आंसर क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन का आंसर करना है। बीए के लिए विश्वविद्यालय में वस्तुतः प्रवेशन के पूर्व उच्च विद्यालय में आयोजित विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने के कारण मेरे पास पूरे 1 वर्ष का विराम था। मुझे आभास था कि भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये दोनों विषय मेरे समझ के बाहर था।
मैंने कभी समझा ही नहीं कि प्रश्नों के साथ दी गई डेटा के साथ मुझे क्या करना है। वायुमंडलीय दाब या वायुमंडलीय भार, लॉगरिथम सारणियाँ अथवा सामान्य हल से संबंधित क्यों और कैसे की प्रासंगिकता को कभी नहीं समझ पाया। अब देखिए, इन बिंदुओं को या तो मेरी स्वयं की कोशिशों अथवा शिक्षकों की व्याख्या के माध्यम से भी स्पष्ट नहीं हो पाया। इन दो विषयों में फेल होने का पूरा अंदेशा था, परंतु आशा के विपरीत अच्छी तरह से तो नहीं, फिर भी किसी तरह इन विषयों में पास हो गया, जो एक चमत्कार से कम न था। लेकिन अंग्रेजी में दृढ़ विश्वास होने के बावजूद फेल हो गया, और इतनी बुरी तरह फेल हुआ कि लोगों को लगा कि मैं शिक्षित हूँ भी या नहीं। मेरे पिता का स्कूल से संबंधित यहाँ देखिए बातों में अति नियमित दृष्टिकोण होते हुए भी उनमें एक बेहद सुखदायक गुण था। वे कभी भी परीक्षा परिणाम पर चिंताग्रस्त नहीं थे। उन्होंने हमेशा फेल होने वाले शिक्षार्थियों के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट की और सांत्वना दिया। उनको परीक्षा प्रणालियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, परंतु फिर भी आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, स्टूपिड फेलो, तुम अंग्रेजी में फेल हो गए क्यों? अंग्रेजी में योग्य होना एक सामाजिक प्रमाण चिन्ह है। यद्यपि मुझे कारण पता था, फिर भी मैं चुप रहा और इस पर किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण मैंने नहीं दिया। हमारी एक किताब एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज नामक हतोत्साह करने वाला भूरी जिल्द वाला अंग्रेजी का एक पाठ था, जिसे पन्ने मुंगो पार्कर की यात्राओं एवं ऐसी अन्य बातों से परिपूर्ण था। मैंने अपनी संपूर्ण जीवन वृत्ति में इनके समान अपठनीय पुस्तक कभी नहीं देखा। इसे समझ पाना मेरे लिए असंभव था, और इसको आगे देखिए, मैंने पूर्ण रूप से अपनी ध्यान से हटा दिया और ओलिवर ट्विस्ट या पोएटिकल सेलेक्शन पुस्तकों के प्रश्नों पर ध्यान देने लगा दिया। परंतु परीक्षा में मैंने पाया कि 6 प्रश्नों से 4 प्रश्न एक्सप्लोरेशन पार्ट से था। मुझे लगा कि परीक्षा में प्रश्नों को सेट करने वाला व्यक्ति एक असामान्य रेशनिस्ट था, और मैंने प्रश्नों को छोड़ दिया। आधे घंटे के भीतर परीक्षा भवन छोड़ दिया तथा लिली पॉन्ड के बगल में स्थित एक ईंट से बने स्मारक के पास जाकर बैठ गया एवं कुछ सोचने लगा। अब देखिए, इसके आधार पर ये पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम लगता है ऐसे में। उपयुक्त पैसेज के आधार पर 23 से 27 5 क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्नों को उत्तर देना है। उन दिन अंग्रेजी सीखना आवश्यक क्यों था? देखिए, आप अच्छे से पढ़े हैं तो क्यों था यहाँ पे देखते हैं। क्योंकि अंग्रेजी एक सरल विषय था, नहीं अंग्रेजी विषय वस्तु का बहुत रुचिकर थे, नहीं अंग्रेजी चिंतन मनन करने का अवसर देता था, नहीं यह सामाजिक प्रतिष्ठा का एक चिन्ह था। बिल्कुल कहा गया है, याद करिए, अभी जब हम पढ़ रहे थे तो कहा गया कि यह सामाजिक प्रतिष्ठा का एक चिन्ह था। तो डी 23 का डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। उपरोक्त पैसेज में फेथ शब्द का क्या अर्थ है? फेथ शब्द का क्या अर्थ है? धर्म नहीं, आशय नहीं, विश्वास। फेथ शब्द का क्या अर्थ है? विश्वास। सी जो है करेक्ट आंसर होगा 24 का। 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अभिव्यक्ति देखिए, एबोलिश्ड इट फ्रॉम माई यूनिवर्स का अर्थ है कि उन्होंने उस पुस्तक पर ध्यान नहीं दिया, अतः यहाँ एबोलिश्ड एवं यूनिवर्स का उदाहरण है। तो देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुअर्थक नहीं, विस्तृत अर्थ वाला, बिल्कुल भी सही होगा। 26 का लेखक के पिता अपने पुत्र के परीक्षा परिणाम पर चिंतित नहीं थे, क्योंकि सबसे उपयुक्त विकल्प लीजिए। विकल्प में सब सही दिया गया है, लेकिन उपयुक्त कौन सा होगा? वे एक बड़े सहानुभूति प्रकट करने वाले व्यक्ति थे। उनके अनुसार परीक्षा प्रणाली उचित एवं विश्वसनीय नहीं था। बी जो है सही आंसर होगा। सबसे उपयुक्त आंसर बी होगा। 27 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 27वां का, परीक्षा में लेखक को किस विषय में सफलता मिली? देखिए, परीक्षा में लेखक को किस विषय में सफलता मिली तो देखते हैं, भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र। तो विकल्प में लेना है तो पहला और दूसरा, अंग्रेजी में नहीं मिले तो 2, पहला और दूसरा, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। योजनाओं एवं उनके उद्देश्यों के संबंध में निम्न को सुमेलित कीजिए। पहला देखिए ओस्कार है, यहाँ देखिए NPTEL है, और यहाँ देखिए ARIIA, और ये है आपका साक्षात। तो इस तरह से हम देखते हैं
इसका उद्देश्य क्या है, इसके हिसाब से हमें कूट के हिसाब से आंसर लेना है। नीचे में कूट दिया हुआ है 28 नंबर का। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला ऑस्कार, ये क्या है, ये जो है एनिमेशन रिपोजिटरी है, तो ये का 4 हो जाएगा। बी का देखते हैं अपन NPTEL, इसका क्या है, तो ये बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड कोर साइंसेस, बी का हो जाएगा। अब देखते हैं अगला जो है आपका सी का देखते हैं, तो सी का हो जाएगा आपका दूसरा संस्थानों के नवीकरण पर आधारित, और डी जो है हो जाएगा वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल। देखिए साक्षात वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल, तो डी का 1 हो जाएगा। तो सही आंसर कहाँ दिख रहा है, यहाँ देखिए ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। 29 नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ भी सुमेलित करने वाला है और आंसर हमें कूट में लेना है 29 का। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं स्क्रीन। यहाँ पे देखिए पहला दिया है काइनेसिक्स। देखिए काइनेसिक्स क्या है, ये जो दिया हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यहाँ पे देखते हैं। चलिए काइनेसिक्स, ये शारीरिक गतिविधियाँ, बिल्कुल सही। संकेतीकरण, संदेश की दिशा, मौखिक संचार, स्काइप कॉल और प्रॉक्सिमिक्स, ये देखिए प्रॉक्सिमिक्स, ये वक्ता के आसपास का स्थान, और ये दिया है कम्युनिको सहभागिता। तो बिल्कुल जमा जुमा है। यहाँ ऑप्शन देखते हैं, पहला का फर्स्ट और सेकंड थर्ड इस तरह से जमा है, तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे जो दिया है ऑप्शन बिल्कुल सही है, 29 का बी। अब चलिए देखते हैं 30 का, देखते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन। ये भी हमें कूट में देखना है, तो कूट में देखना है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, चलिए फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। अब चलिए भौतिक एवं यांत्रिक व्यवरोध, ये जो है समय और दूरी। अब सामाजिक मनोवैज्ञानिक व्यवरोध, ये जो है आ जाएगा आपका अविश्वास, बी का 4। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे बी का 4। उसके बाद सी का देखते हैं शब्दार्थ विज्ञान व्यवरोध, ये जो है जार्गोन्स, और अगला है वैयक्तिक व्यवरोध, ये जो है अविश्वास। तो ऑप्शन ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ये ए में देखने को मिल रहा है। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका, आपका 30 का। अब चलिए देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पूछा गया, ये भी आपके उसमें पूछा गया है कूट में, तो ये जो है व्यापम द्वारा विलोपित किया गया क्वेश्चन, विलोपित कर दिया गया था। 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा संचार की एक विशेषता नहीं है। 32, तो ये जो है क्या है, ये दो मार्गी प्रक्रिया है, नहीं, यह सीधे रेखा में गमन करता है, बिल्कुल सही। तो 32 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं वाहन आवागमन प्रदूषण के संबंध में। देखिए वाहन आवागमन प्रदूषण के संबंध में निम्न में क्या सही है। देखिए कूट में आंसर लेना है 33 का। तो देखते हैं यहाँ पे अप्रैल 2020 से BS6 मानकों का कार्यान्वयन, बिल्कुल सही, ये सही होगा, पहला सही हो जाएगा। अप्रैल 2020 से BS5 मानकों का कार्यान्वयन, ये नहीं आएगा। BS6 मानक इंजनों से संबंधित है, बिल्कुल सही। और अगला है BS5 इंजन मानकों से संबंधित, ये नहीं होगा। BS6 मानक ईंधनों से संबंधित है, ये भी सही है। तो पहला, थर्ड और 5 सही है, तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 33 का ए। चूँकि आंसर इसलिए हम देख रहे हैं सीधा सीधा, वीडियो लंबा ना हो, जल्दी से आप सॉल्व कर लें। आगे देखते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लड़कों एवं लड़कियों के कथन है कि विवाह का उम्र समान रखने के लिए कानून बनना चाहिए। तर्क है हाँ, लड़का तथा लड़की समाज में बराबर हैं। सेकंड तर्क है नहीं, लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से पहले परिपक्व हो जाती हैं। 34 नंबर, तो देखिए केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है। हाँ, लड़का लड़की समाज में बराबर हैं, तो केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है। ए जो है करेक्ट आंसर होगा 34 का। 35 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। 50 क्वेश्चन है टोटल, कंप्लीट कर लेते हैं एक ही वीडियो में। सही अभिकथन कौन सा है 35, तो सही अभिकथन कौन सा है, यहाँ देखिए दल संप्रेषण अधिकतर अनौपचारिक व कभी कभी औपचारिक होता है, गलत। व्यक्तिगत संप्रेषण अधिकतर औपचारिक और कभी कभी औपचारिक होता है, दोनों गलत है। दोनों ए और बी दोनों गलत है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 35 का। अब चलिए देखते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन। सही अभिकथन को पहचानिए। सही अभिकथन, अब चलिए देखते हैं यहाँ पे
स्वतंत्रता के उपरांत संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु 1948 से 49 में राधा कृष्णन शिक्षा आयोग की स्थापना हुई, गलत। बाद में कोठारी आयोग नियुक्त किया गया तथा इन दोनों आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नई शिक्षा नीति 1979 तैयार की गई। ये दोनों गलत है, ए गलत है परंतु बी सही है, बी सही है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए 36 का देखते हैं, नहीं 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं, पुनः पढ़ते हैं एक बार। स्वतंत्रता के उपरांत संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में क्या कहा गया है 36 में कि सुधार हेतु 1948 से 49 में राधा कृष्णन शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, सही नहीं है। और बी कोठारी आयोग की नियुक्त किया गया जिसमें आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नई शिक्षा नीति 1900 तैयार की, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था। तो दोनों गलत है, ए और बी दोनों क्या है, गलत है। 36 का बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं 37। किस निष्कर्ष के लिए 3 पद अवश्य होने चाहिए, निम्न में से कौन एक इसमें सम्मिलित नहीं है। 37 लिंगा व्याप्ति अनुमिति, तो बिल्कुल सही, सी सही होगा, अनुमिति होगा। 38 नंबर का क्वेश्चन, 38 नंबर का, उच्चतर शिक्षा के लिए डिजिटल पहलों में क्या सम्मिलित है। तो देखिए इसमें क्या क्या सम्मिलित है, यहाँ चलिए देखते हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की शुरुआत, बिल्कुल सही है। DTH चैनलों द्वारा उच्च गुणवत्ता शिक्षा, ये नहीं है। और देखिए आगे देखते हैं, ये सही है, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की शुरुआत आएगा। DTH चैनलों द्वारा उच्च गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रमों की टेलीकास्टिंग की जाती है, ये भी आएगा। और सी उच्च गुणवत्ता अनुसंधान पेपरों के लिए विशेषकर, ये नहीं होगा। और ये जो है सेंट्रल क्लाउड स्ट्रक्चर जिसे BAADL कहा जाता है, ये भी आएगा। तो यहाँ पे ABD आएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे है ABD, तो ये डी में देखने को मिल रहा है। ए यहाँ पे देखिए A, B और D, तो D जो है करेक्ट आंसर होगा 38 का। 38 नंबर का D जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 का D। फिर 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है प्रकृति में उपस्थित पर्यावरण का वर्णन है। तो देखिए प्रकृति में उपस्थित पर्यावरण का वर्णन क्या है, 39 का पर्यावरणीय इन्वेस्टिंग, तो ये जो है करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है जैव विविधता संरक्षण में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं, जेनेटिक विविधता नहीं, क्लोनिंग विविधता, बी जो है सही है, सम्मिलित नहीं है। 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी भाषा में, यहाँ लिखा है नॉलेज का कूट, ये जो है लॉजिक क्वेश्चन है, ये क्या बोलते हैं आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सीधा देख लेते हैं, इसका आंसर जो है ए आएगा, क्योंकि इसका मैं बाद में आपको करा दूंगा रीजनिंग, अभी समय नहीं है, वीडियो बहुत लंबा होगा। प्राचीन काल में सामान्यतः शिक्षा मौखिक रूप से प्रदान की जाती थी, वेद व धर्मशास्त्रों का स्मरण किया जाता था, बाद में विषय पढ़ाए जाने लगे, वे हैं। तो देखिए 42 का क्या होगा, व्याकरण, संस्कृत और ज्योतिष, बिल्कुल बी सही होगा। 43 नंबर का देखते हैं ई, यहाँ देखिए ई प्रगति के विषय में निम्न में से क्या सत्य है। 43 नंबर का, तो 43 नंबर का यह ई गवर्नेंस का व्यापक योजना है जो आंध्र प्रदेश के नागरिकों की सेवाएं देता है। तो यहाँ पे देखिए ए सही है, ए सही है। उसके बाद देखिए बी संपूर्ण राज्य में एंटरप्राइज आर्किटेक्चर की धारणा बनाना एवं कार्यान्वयन करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, बी भी सही है। और यह लगभग 745 सेवाएं सरकार से, कस्टमर सरकार से, एजेंसी तथा सरकार से सरकार तक सेवाएं देता है, सी सही है। ए, बी और सी, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन। 44 नंबर में क्या पूछा गया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी अनुशंसा पर किया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन, बिल्कुल सही, 44 का ए सही आंसर होगा। 45 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी गणित है। एक समान गति से एक कार 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दी जाए तो वह दूसरे साथ सही 1/2 घंटे तय करती है, बताइए दूरी कितनी है। तो ये 480 किलोमीटर आएगा, ये जब मैथ्स अध्ययन करेंगे उस समय बताऊंगा ये। आगे चलिए देखते हैं 45 का सी करेक्ट आंसर होगा। 46 का देख लेते हैं, डेल्टन प्लान शिक्षण पद्धति संबंधित है। डेल्टा देखिए डेल्टन प्लान 46 का, तो सीधा आंसर चलते हैं, ये मुक्त शाला प्रणाली जिसमें छात्र स्वयं की पहल पर अपने आसपास से स्वयं के लिए सीखता है, सही आंसर है। आगे देखते हैं 47 नंबर का, आप देखिए कूट में देखना है 47 का कूट है। चलिए देखते हैं, पहला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये जो है 1987 में, सेफ
सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्ट ये आ जाएगा आपको 1974 में। दूसरे का वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ किस में आएगा, ये आ जाएगा 1972 में। फिर संसद में पारित एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट डी, तो ये आ जाएगा आपका किस में आएगा 1981 में यहाँ पे। और फिर बच गया आपका ई, तो ये जो ई है ये हो जाएगा आपका 1993 में। तो इस तरह से ए का 4, बी का 5 एक बार फिर से देख लेंगे, ए का 4, बी का 5, सी का 1, डी का 3 और ई का 2। तो सही ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, तो 47 का बी करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नीचे कथन है, एक कथन और उसके बाद 3 तर्क दिए गए हैं। अब सही विकल्प चुनिए, बताइए कि मजबूत तर्क कौन सा होगा। कथन क्या है, क्या इच्छा मृत्यु वैध है, अर्थात जो अन्य रोग से पीड़ित है उन्हें यदि इच्छा हो तो अपनी ज़िंदगी खत्म कर देना चाहिए। देखिए तर्क क्या दिया गया है, कौन सा तर्क सही होगा, केवल कूट के हिसाब से चयन करना है। कौन सा है 48 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए तर्क देखते हैं। नहीं, किसी को भी अपनी इच्छा पर अपनी ज़िंदगी खत्म करने की अनुमति नहीं देता क्योंकि यह मानवता के मूलभूत सिद्धांत के खिलाफ है, नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। हाँ, रोगी जो भयानक बीमारी से गुजर रहे हों और उनके आरोग्य लाभ की कोई संभावना नहीं है तो उन्हें इच्छा मृत्यु देकर मुक्त कर देना चाहिए। अगला है, नहीं, इच्छा मृत्यु भी एक प्रकार की हत्या और हत्या को कभी वैध ठहराया नहीं जा सकता। तो ये तर्क जो हमारा तर्क दिया गया है ये कथन पर है कि नहीं, इसको पढ़ करके देना है, अपने मन से नहीं लेना है। ध्यान रखिएगा जो कथन में कही गई बातें हैं इसमें सबसे सर्वाधिक उपयुक्त सेकंड आता है। तो ऑप्शन देखते हैं, केवल तर्क सेकंड मजबूत है, तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा किसका, आपका 48 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए 49 नंबर का देखते हैं। उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का अर्थ निम्न में से स्वतंत्रता होती है। उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम विकास में होता है, बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 50वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नीचे एक कथन एवं उसके पश्चात 3 कार्य योजनाएं क्रमांक 1, 2 और 3 दिए गए हैं। ऐसी योजना छांटो जो तार्किक रूप से कथन के अनुरूप हो। कथन फर्स्ट, परमाणु ऊर्जा है वो देश को सुरक्षित नहीं रख सकती। कार्य योजना है तो इसके हिसाब से हमें आंसर लेना है। तो चलिए देखते हैं। परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने हेतु खर्च हमें बंद कर देना चाहिए, ये नहीं होगा। सुरक्षा के लिए हमें एक गैर परमाणु ऊर्जा प्रणाली का विकास करना चाहिए, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल आता है ये जो है कार्य योजना। और दूसरा, परमाणु शक्ति को निवारक के रूप में रखना चाहिए, ये जो 3 भी आएगा। तो 2 और 3, तो बी जो है अनुसरण करता है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो 50 क्वेश्चन हमने कर लिया है। 2018 का जनरल पेपर भी हम लोग जल्द ही करने वाले हैं। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करके हमें भी प्रमोट करें ताकि अगला आपका आगामी वीडियो आए। और कमेंट करके बताएं कि क्या सब्जेक्ट तक आपको और चाहिए। जैसे कमेंट करेंगे उस क्वेश्चन पेपर पुनः आपको सॉल्व कराया दिया जाएगा। चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही।